नमस्कार, मैं हूं निमिषा वाजपेयी। आप देख रहे हैं educationbeats.com। हम लगातार आवाज उठा रहे हैं दिव्यांगों की जिंदगी रोशन करने वाले शिक्षकों की, जो खुद अपनी जिंदगी में रंग खोज रहे हैं। आज हमारी इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं विशेष शिक्षा सचिव शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के उत्तर प्रदेश सचिव आनंद सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी आपका। आपसे पहला सवाल नमस्कार मैम। आपसे पहला सवाल, प्रदेश में दिव्यांग बच्चों के लिए हाँ, विशेष पूछिए। स्थायी रूप से रखे गए हैं? मैडम, विशेष शिक्षक अस्थायी रूप से नहीं रखे गए हैं। 1992 में आईडीसी स्कीम लागू हुई, जिसके तहत दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए आईडीसी स्कीम पूरे देश में लागू हुई। इसे पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक रखे गए, जिसका नाम दिया गया इंटीग्रेटेड रिसोर्स टीचर। और ये पूरे देश में लागू हुई, और दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में ये 11 माह के अल्प मानदेय पे रखे गए। और आईडीसी स्कीम और राज्यों में लागू हुई, जहाँ पे ये 12 माह का मिला उनको मानदेय, और हमारे राज्य में मात्र 11 माह का अल्प मानदेय मिला, जो कि 11 माह का होता था। 11 माह के बाद 1 महीने के लिए इनकी संविदा रुक जाती है, और फिर जुलाई में इनका रिन्यूअल होता है। आपकी ज्वाइनिंग कब हुई और आपको कितना मानदेय मिल रहा है? हमारी ज्वाइनिंग, हमारे और भाइयों की ज्वाइनिंग जो 2005 से स्कीम चालू हुई, और हमारी ज्वाइनिंग 2010 में हुई। उस समय मानदेय 2005 में 6,000 रुपये था, और टीए 500, मतलब यात्रा भत्ता 500 मिलता था। हमारी जब ज्वाइनिंग हुई तो उस समय 6,000 था, 9,000 रुपये हो गई, और यात्रा भत्ता 700 था, 600 था। और फिर इस समय तत्काल में एट प्रेजेंट में हमारे यहाँ हमारे ऐसे जो इंटरनेट टीचर हैं, उनका इसमें 15,950 रुपये मिलता है, और मासिक भत्ता यात्रा भत्ता 700 रुपये मिलता है। अन्य राज्यों में देखा जाए तो वहीं पे अन्य राज्यों में कहीं पे पेमेंट दे दिया जा रहा है, कहीं पे नियमितीकरण कर दिया गया है, और समान शिक्षकों जैसी जो भी सुविधाएं हैं इनको मिलती हैं। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई। प्रदेश में हर भाषा के शिक्षक हैं, तो फिर दिव्यांगों के लिए शिक्षक क्यों नहीं है? क्या उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम तो बना 2016 में, अधिनियम अभी पास हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पास किया। इसमें सबको शिक्षा का अधिकार है, चाहे दिव्यांग हो चाहे सकलांग हो, सबको शिक्षा का अधिकार है। और हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था की गई है, सामान्य बच्चों को पढ़ाने के लिए सामान्य अध्यापक रखे जाते हैं, उर्दू पढ़ाने के लिए उर्दू अध्यापक हैं, हर विषय के अलग अलग अध्यापक रखे गए हैं। लेकिन दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़ी ही विडम्बना यहाँ की है हमारे उत्तर प्रदेश में। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिनको इनको परमानेंट शिक्षक मिले पढ़ाने के लिए। इनको संविदा पर रखा गया शिक्षकों को जी 11 माह के लिए, और ये स्कूल में एक दिन में वो 2 स्कूल का भ्रमण करते हैं, मात्र 1 घंटे का। एक स्कूल में जाते हैं, उनको शैक्षिक सपोर्ट करते हैं। जहाँ तक गाइडलाइन की बात है, सरकार हमसे कहती है कि शैक्षिक सपोर्ट दीजिए। शैक्षिक सपोर्ट का काम करते हैं, और वहाँ तक जाने के बाद भी सरकार की जो गाइडलाइन उसके साथ हम लोग काम करते हैं। उसके बाद से विभाग से हमसे आईईपी मांगी जाती है, और उसके साथ बच्चों की प्रगति रिपोर्ट मांगी जाती है। एक जगह आप कहते हैं कि इनको शैक्षिक सपोर्ट दीजिए, और दूसरी तरफ कहते हैं कि पूरी शिक्षा की व्यवस्था में जो आपने काम किया उसको दीजिए। ये बड़ी विडंबना है। अन्य राज्यों में जहाँ तक नियमितीकरण शिक्षक हैं, और हमारे यहाँ अल्प मानदेय पे काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 2 तरह की नीति चल रही है। एक बचपन डे केयर है, जहाँ पे दिव्यांग बच्चों के लिए परमानेंट अध्यापक रखे जाते हैं। हमारे बाद की योजना चालू हुई बचपन डे केयर, जिसमें परमानेंट टीचर रखे जा रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे अध्यापक के लिए कोई सरकार की ऐसी नीति नहीं बनी है। सरकार से कुछ मिन्नतें भी मांगी, गुजारिशें भी की, सरकार से मिले भी, कुछ प्रदर्शन भी किए इस पे कि सरकार का ध्यान आकृष्ट हो हमारे तरफ। हमारे जो भी भाई हैं विशेष उनकी जीवन की
कुछ दिन बहुरे अच्छे दिन हों, लेकिन सरकार इस पे कोई विचार नहीं कर रही है। अल्प मानदेय में इस महंगाई के जीवन में एक व्यक्ति की अगर दिहाड़ी मजदूर है, उसकी मजदूरी 500 रुपये चलती है। हम अध्यापक हैं, हमारा सम्मानजनक स्थिति है समाज में, और हमें भी एक दिहाड़ी मजदूर जैसी मुझे मजदूरी मिलती हो, तो कहाँ तक हम इस पे एफर्ट कर पाएंगे, अपने बच्चों को कहाँ शिक्षा दे पाएंगे। हमारे ऊपर भी कुछ जिम्मेवारियां हैं। हर व्यक्ति अपने लिए तो जीता है, वो दूसरे के लिए ही जीता है, और हम तो ऐसा जीते हैं दिव्यांग बच्चों के लिए। और सरकार इस पर देखती रही, बड़ी एक सरकार की मंशा ना चले। एक दिव्यांगों शिक्षक के लिए क्या है? एक शिक्षक कितने बच्चों को पढ़ाता है? जैसे हमारे आरसीआई भारतीय पुनर्वास परिषद की जो गाइडलाइन है, उसको तो हमारी जो सरकार उसको फॉलो करती नहीं है। हमारे ऊपर, बस हमारे ऊपर क्या फॉलो करती है कि आपका रिन्यूअल के समय आपका आरसीआई रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं। अगर आपका आरसीआई का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो सरकार हमारा रिन्यूअल करने में अड़चने डालती है। दूसरी चीज, गाइडलाइन में कहा गया कि एक विषय शिक्षक जो है, जो सरकार ने हमारा अभी इस वर्ष नाम विशेष शिक्षक का दे दिया है, लेकिन इसके पहले इंट्रेंट और रिसोर्स टीचर था। लेकिन अभी भी सरकार हमसे जो दो तरह का काम कराती है, एक समर्थ पे काम कराती है और एक प्रेरणा ऐप पे काम कराती है। तो समर्थ पे काम जो कराती है और प्रेरणा ऐप पे काम कर, पहले प्रेरणा ऐप पे आते हैं। प्रेरणा ऐप पे ये है, हमें विद्यालय का क्या करना होता है, भौतिक सत्यापन करना होता है। उसमें जो हमारा नाम उसमें रखी है सरकार ने, आईटी और आरटी, इंटरनेट टीचर और रिसोर्स टीचर के नाम से हमें सर्वे करना होता है प्रेरणा ऐप पे। अभी भी चल रहा है वो। और आरसीआई की जो गाइडलाइन है कि एक अध्यापक विशेष शिक्षक प्राइमरी में 1:8, मतलब 1:8 का रेशियो जो है, हम प्राइमरी में बस 8 बच्चों को ही एक अध्यापक देख सकता है। और दूसरी चीज, जूनियर में, उच्च प्राथमिक विद्यालय में, लेकिन सरकार की जो गाइडलाइन आई है हमारे लिए 1:20 की है। तो 1:20 हम कहाँ तक इस गाइडलाइन को, आरसीआई गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। जहां तक हमारी जो काम करने की मंशा है, हम अपने काम पूर्ण मनोयोग से करते हैं। और ऐसे बच्चों को, जो दिव्यांग बच्चे हैं, जिसको एक अलग तरह से नजरिया से देखा जाता है, उसको सामान्य बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना, कदम से कदम मिला के चलना, अच्छी जीवन जीने की शैली सिखाना, लोगों से कैसे बैठना है, उठना है, बात करना है, इन सारी चीजों का हम काम करते हैं। और सरकार हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही। ताकि विडंबना देख के अंदर से कुंठित हूँ मैडम। उम्र भी हम 50 हो गए, जीवन मैंने गुजार दिया, इसे छोड़ के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। और ऑलरेडी जो मैं हूँ, मैं ऑलरेडी डिसेबल हूँ। ये मेरा डिसेबल कार्ड है, ये मेरा डिसेबल कार्ड है, और मैं ऐसे बच्चों को शिक्षा देता हूँ। और सरकार कुछ सोचती नहीं। जब हमारे जैसा दिव्यांग व्यक्ति जी रहा है, तो सरकार से क्या आशा की है। हम लोगों ने सरकार से अपनी मांग मनाने के लिए झूलेलाल पार्क में 21 दिन का धरना दिया, घर दुआर छोड़ के, दीपावली, होली सब छोड़ के वहां बैठे। कुछ सरकार नहीं देखी। मोहनलालगंज के सांसद को दे, कौशल किशोर जी आए, कौशल किशोर जी आए, अलग अलग तरह से हमें आश्वासन दिए, कहे कि हमारा धरना प्रदर्शन है, हमारी एक होने वाला झूलेलाल पार्क में संविदा जो कर्मचारी हैं, उनके लिए हमारी सरकार आएगी, तो सबको परमानेंट किया जाएगा। हम लोग मनोयोग से पूरी उत्साह से गए। हम लोग, राजनाथ जी आए थे, राजनाथ जी उसमें बोले कि हमारी सरकार बनेगी, आपकी सरकार बनेगी तो हम सब, हमारी केंद्र में सरकार भी बनी, हमारी राज्य में भी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश के योगी जी हमारे क्षेत्र से सांसद भी हैं। महाराज जी की कृपा होगी हम लोगों पर, हम लोग के दिल बहुरेंगे। लेकिन महाराज जी ना जाने क्या सुन रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री, कि हम दिव्यांगों के शिक्षकों के साथ
न्याय करे, अपनी राममयी कृपा करे हमारे ऊपर। यही बात है मैडम, हम लोग बहुत पीड़ा कर रहे हैं। फिलहाल आप लोग संविदा पर हैं, हर साल नवीनीकरण होता होगा, सब कुछ इतनी आसानी से हो जाता है? नहीं मैडम, यही तो विडंबना है। सारी मेहनत करने के बाद भी, अथाक परिश्रम करने के बाद भी, गांव-गांव में जाके एक-एक घर एक बच्चों का एनालिसिस करके उनका हम एक डाटा तैयार करते हैं। डाटा तैयार करने के बाद से उन बच्चों का नामांकन कराते हैं। उसके लिए जो सुविधाएँ होती हैं, उस सुविधाओं को अवेलेबल कराते हैं। हमारे तरफ से जो भी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, उसकी व्यवस्था किया जाता है। जब हमारा 11 महीने पूरा होता है, तो हमारी संविदा जून में खत्म हो जाती है, 31 जून को, 31 मई को, और 30 दिन हम बैठते हैं। जब 31 जुलाई आती है, हमारी संविदा के लिए हमें लेट होता है। तरह-तरह की बातें कही जाती हैं, आपका ये नहीं हुआ है, अभी ये कागज़ नहीं हुआ है, अभी वो कागज़ नहीं हुआ है। एट प्रेज़ेंट ईयर में क्या है, कुछ जिलों का तो नवीनीकरण हो गया है, अभी कुछ जिलों का नवीनीकरण बाकी है। मैं जिस जिले में काम करता हूँ, मेरे जिले का नवीनीकरण बाकी है। अभी तक मानदेय भी नहीं मिला हमें, चौथा महीने होने जा रहा है। मई का मानदेय मिला है, जून में तो मिलता नहीं। 1 महीना जून, अगस्त, सितंबर भी खत्म होने वाला है। 4 महीना खत्म हो गया, अभी तक मानदेय नहीं मिला। नवीनीकरण भी नहीं हुआ अभी, तो हम क्या आशा करें मैडम? हमारा नवीनीकरण होगा कि नहीं होगा? पूछने पे पता चलता है, अभी आपका सत्यापन नहीं हुआ प्रमाण पत्रों का। हम 10 सालों से नौकरी कर रहे हैं, अभी तक हमारा सत्यापन नहीं हुआ और नवीनीकरण अभी रुकी हुई है। देखिए आप क्या लोग होता है। आप लोगों को सप्ताह में कितने दिन कुछ-कुछ काम जिलों में करना तो होता है? किसी-किसी कितनी जिलों छुट्टियाँ में अभी मिलती हैं तक 1 आपको? महीने का मानदेय मिल गया है। सप्ताह में मैडम 5 दिन विद्यालय खुलता है, 5 दिन जाते हैं, और जितने दिन विद्यालय प्राइमरी और जूनियर और प्राथमिक विद्यालय खुलते हैं, उतने दिन हम काम विद्यालय जाते हैं, और जो अवकाश होता है, अवकाश हमको मिल जाता है। और हमारे लिए सीएल है, 14 दिन का प्रावधान है सीएल का। हम 14 दिन सीएल ले सकते हैं, उसके ज़्यादा अगर सीएल लेंगे, तो हमारे मानदेय काटा जाएगा। आपको और किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? हेलो, क्या मैडम? आपको और हाँ, किन-किन फिर से सवाल कीजिए, आपको और किन-किन सवाल समस्याओं फिर का से कीजिए। समस्याओं का सामना तो बहुत है। पहला चीज़, समय से मानदेय न मिलने के कारण, क्योंकि हमारा जो फील्ड वर्क है हमें दिया गया है कि एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय जाना, तो साधन की कमी हो जाती है, कैसे जाके नहीं करवा पाते हैं। पैसा नहीं होता है, तो सबके तो बच्चे हैं ही हैं, सब लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे का फीस जमा नहीं कर पाते हैं। स्कूल से तरह-तरह की नोटिस आते हैं, बच्चे को अपने पिता की स्थिति देख के उसे मन में कुंठा होती है कि मेरे पिताजी पता नहीं कैसा नौकरी करते हैं, हमारा फीस जमा नहीं कर पाते हैं। अब ये बड़े अधिकारी क्या समझते इस चीज़ को? हमारे जो अधिकारी इस चीज़ को उनको समझना चाहिए। आखिर जो नौकरी करता है उसके भी बच्चे हैं, उसका भी परिवार है, उसका भी परिवार चलाना है। अगर उसको समय से मानदेय नहीं देंगे, वो भी अल्प मानदेय पाते हैं, समय से मानदेय नहीं देंगे, तो अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाएँगे? अपना परिवार कैसे चलाएँगे? समाज में कैसे जिएँगे? इस पीड़ा को समझते नहीं हैं। हमारी राज्य सरकार से विनती है, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि हम भी विशेष शिक्षकों को अपनी नाम नहीं कृपा करें और परमानेंट करें। नहीं कर पाते हैं तो वेतन मानदेय आईडीसी स्कीम के तहत जो रखा गया जो मानक है, उसको हम पूरा करते हैं, उसको दें। जैसे अन्य राज्यों में जैसे दिया जा रहा है, जैसे हरियाणा है, गुजरात है, राजस्थान है, मणिपुर है,
जैसे हर राज्यों में पेमेंट दिया जा रहा है, उसी तरह से हमें दें। आरडीसी स्कीम के तहत हमें रखे हैं, आरडीसी स्कीम के तहत जो चीजें होती हैं सुविधाएं हमको दे। और हमें क्या चाहिए, हम एक सम्मानजनक मानदेय मिले, पैसा मिले, हम अपना परिवार सही से चलाएं, समाज में कदम से कदम उठा के चलें। हम भी दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, उन बच्चों के लिए हम भी कुछ कर सकें। इस समय तो अफोर्ड नहीं हमारे पास, उनकी आर्थिक सहायता कर सके। सरकार से ही गुजारिश है कि हमें कर सके। हमारे जो कौशाम्बी के सांसद महोदय थे श्री कौशल किशोर जी, विनोद सोनकर जी, उन्होंने भी प्रश्नकाल उठाया था संसद में। उसमें स्मृति ईरानी जी भी थी, उन्होंने कहा था हम कुछ करेंगे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। भाजपा के सांसद विधायक सब हमारे साथ हैं, हमारी आवाज हमेशा उन्होंने उठाया है। और हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर चाहे सरकार, और हमारी सरकार, वो भी दूसरी सरकार नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सरकार के लिए बहुत काम किया है। जब झूलेलाल पार्क में श्री राजनाथ सिंह जी आए थे और कौशल किशोर जी के नेतृत्व में हम गए थे, हमने सरकार के लिए अपनी पूरी शक्ति जो थी, अपनी पूरी जो ताकत थी, हमने झोंकी थी पूरी। उसके वो झूलेलाल पार्क भर गई थी हमसे। तो हम यही चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि अपनी कृपा करें हम पे, एक बार हमारे ऊपर देख ले मुख्यमंत्री जी। हमारी 2200 शिक्षक हम पूरे प्रदेश में हैं, हमारी जीवन सुधर जाए। आपकी आवाज सरकार तक जरूर पहुंचेगी और आपको आपके जो अधिकार है वो जरूर मिलेंगे। ये एजुकेशन बीट्स आपसे वादा करता है। हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैडम, धन्यवाद। आखिर कब तक इन लोगों को इतना झेलना पड़ेगा? इनकी आवाज में आपको इनका दर्द साफ झलक रहा होगा। आखिर क्यों सरकार सिर्फ आश्वासन देकर चुप हो जा रही है? क्यों सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है? बहुत सोचने वाला विषय है ये, और सरकार को इस पर अपना पक्ष रखना ही होगा। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।